गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार झा एक बार फिर से आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। यह है ओल्ड एनसीईआरटी सीरीज़ के अंतर्गत का क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर 2 यानी कि प्राचीन भारत का अध्याय 2। यह नगर जीवन का आरंभ। तो आइए जानते हैं कि नगर जीवन का आरंभ कैसे हुआ इस वीडियो के माध्यम से। और एक बार आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखें। तो देखिए क्या है नगर। समय के साथ साथ छोटे गांव बड़े होते गए, इनमें रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। यानी कि छोटे जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे क्या हुआ कि छोटे गांव जो थे वो बड़े गांव होते गए। और जाहिर सी बात है जब गांव बड़ा होगा तो क्यों होगा, क्योंकि उसकी जनसंख्या बढ़ेगी, यानी कि लोगों की संख्या बढ़ गई। अब बड़ी जब जनसंख्या होती है तो क्या होता है कि ज़रूरतें भी पैदा हो जाती हैं, नई ज़रूरतें पैदा होती है, यानी कि नए नए जो है ना मांगे बढ़ जाती है। तो इसलिए जब नई मांगे हो जाती है तो नए धंधे भी शुरू हो जाते हैं। इन बड़े गांवों के निवासी संपन्न थे। संपन्न मतलब सुखी संपन्न थे। धन संपत्ति इनके पास कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वे अपनी आवश्यकता से अधिक क्यों थे सुखी संपन्न, क्योंकि वो अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करते थे। इसलिए वे इस बचे हुए अन्न को किस में खर्च करते थे, तो कपड़ा, मिट्टी के बर्तन या आभूषण जैसी चीज़ों के बदले में किसी को दे सकते थे। अब उतना इनके पास एक्स्ट्रा हो रहा था कि कोई अगर कपड़ा बना रहा है तो उसको अनाज दे के कपड़ा ले सकते थे। कोई मिट्टी के बर्तन अगर बना रहा है तो उससे मिट्टी का बर्तन ले सकते थे अनाज के बदले, और आभूषण भी अनाज के बदले ले सकते थे। अब इस बात की आवश्यकता नहीं रह गई थी कि प्रत्येक परिवार खेतों में काम करे। पहले क्या था कि हर परिवार को खेत में काम करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है कि अब जो है ना प्रत्येक परिवार को खेत पे काम करना अनिवार्य नहीं रह गया है, और अपने लिए अनाज पैदा करे यह अनिवार्य नहीं रह गया है। जुलाहे यानी कि बुनकर जो होता है, वीवर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, जुलाहे, कुम्हार यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, बड़े यानी कि कारपेंटर जो लकड़ी का के फर्नीचर इत्यादि का काम करता है उसे बड़ई कहते हैं। तो जुलाहे, कुम्हार या बड़ई अपनी बनाई हुई चीज़ों को दूसरे परिवारों द्वारा पैदा किए गए अनाज से बदल लेते थे। यानी कि जैन बुनकर क्या करते थे कि कपड़ा बुना और उसको जैन किसान को दे दिया, किसान से अनाज ले लिया। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना के या बड़े ही जो है ना फर्नीचर बना के उनको देता था और फर्नीचर के बदले में अनाज लेता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि इसी तरीके से जब लेन देन का प्रक्रिया शुरू हुई तो धीरे धीरे व्यापार बढ़ता गया, तो कारीगर क्या हुए कि साथ साथ रहने लगे, और इस प्रकार गांव नगर बनते गए। आमतौर पर शहरी जीवन को सभ्यता की शुरुआत और संकेत माना जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि सभ्यता आखिर कहते किसे हैं। तो सभ्यता का मतलब है कि मानव संस्कृति के विकास की वह अवस्था जब मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा भी कुछ और चाहता है। भौतिक आवश्यकताएं कौन सी आवश्यकताएं होती है, तो रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा भी और जब आवश्यकता के लोगों को आवश्यकता महसूस होती है तो उस को हम कहते हैं कि ये सभ्यता के तरफ आगे बढ़ रहा है। यानी कि सभ्यता मानव संस्कृति के विकास की वह अवस्था होती है जब मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ और भी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अग्रसर होता है, यानी कि आगे बढ़ता है, तो उसको हम कहते हैं सभ्यता। पर्याप्त अनाज उपलब्ध होने से कुछ लोग शिल्प मतलब पत्थर की कारीगरी में विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार की उपज का शहरों और गांवों के बीच लेन देन होता है। इस लेन देन से शिल्प विज्ञान के विकास को बढ़ावा मिलता है। प्रकृति और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण अधिक प्रभावी हुआ, तो लोगों को सोचने के लिए और अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए अधिक समय मिला।
इस समय लेखन की खोज होना एक महान उपलब्धि थी। लेखन की खोज से ज्ञान को एक पीढ़ी से, अब देखिए लेखन की खोज को महान उपलब्धि क्यों कहा गया है? क्योंकि लेखन की खोज से ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाना आसान हो गया और ज्ञान की उपलब्धि पहले के मुकाबले बहुत अधिक लोगों के लिए संभव हो गई। लेखन ज्ञान का प्रसार अक्सर शहरों के विकास के साथ साथ होता है, क्योंकि व्यापारियों को अपना हिसाब रखना होता है। अब देखिए शहर के विकास के साथ साथ लेखन का विकास कैसे होता है, फैलाव कैसे होता है? क्योंकि देखिए शहर, जाहिर सी बात है, शहर जब बनेंगे तो वहीं पे व्यापार होगा। अब व्यापारी को किसकी आवश्यकता होती है? तो हिसाब किताब की। तो इसलिए वो जो है ना लेखन ज्ञान को सीखेंगे। तो इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। शहरों के विकास के साथ साथ विभिन्न जन समूहों के बीच आर्थिक भिन्नता भी बढ़ती गई। आर्थिक भिन्नता मतलब कुछ लोग गरीब ही रह गए, कुछ अमीर होते गए। समाजों के शासन के लिए अधिक विस्तृत कानूनों की आवश्यकता पड़ी, यानी कि अब कानूनों की भी विस्तार में कानूनों की आवश्यकता पड़ने लगी, क्योंकि समाज के अलग अलग मनोदशा के लोग, मानव के दशा के लोग होने लगे। साथ ही अब कुछ लोगों को विश्व और मानव दशा के बारे में सोचने का भी अवसर मिल गया, क्योंकि अब उनके पास समय है। अब ये कुछ ही लोग मिलके सभी के लिए जितनी आवश्यकता है अन्न की वो उपजा रहे हैं, तो बाकी लोगों को अब कुछ सोचने के लिए भी समय मिल गया, मौका मिल गया। इससे तरह तरह के धार्मिक विश्वासों का जन्म हुआ। चूंकि अब देखिए यहाँ, अब इसको एक कड़ी से जोड़ते हैं हम लोग, तो देखिए अब अनाज अधिक पैदा होने लगा, तो उससे क्या हुआ कि व्यापार हुआ, व्यापार है ना। तो व्यापार जब हुआ तो व्यापार के साथ साथ क्या हुआ, लेखन का विकास हुआ। लेखन का जब विकास हुआ तो साथ ही साथ क्या हुआ कि अनाज चूंकि हो रहा है, तो इसमें से कुछ लोगों को, जो लोग व्यापार नहीं करते हैं, तो उन लोगों को जो है ना जैन समाज के बारे में कुछ न कुछ सोचने का मौका मिला। अब इससे क्या हुआ कि धार्मिक विश्वास का जन्म हुआ। सबसे पुराने जिस नगर की भारतीय उपमहाद्वीप में खोज हुई वह कौन सी थी? वो रावी नदी के तट पर स्थित थी हड़प्पा। वो नगर था हड़प्पा। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण स्थल की खोज सिंध के मोहनजोदड़ो। सिंध कहाँ पे है? तो अभी पाकिस्तान में है। तो यहाँ के मोहनजोदड़ो थी। अब यहाँ पे जरा देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये है मोहनजोदड़ो और यहीं पे है हड़प्पा। और साथ ही साथ आप इसमें देख सकते हो, ये गुजरात का ये है लोथल, और लोथल के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो 4 महत्वपूर्ण, हड़प्पा यहाँ है, और यहाँ है ये रोपड़, वानावली और कालीबंगा और आलमगीरपुर। तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ जो है ना, हमने यहाँ पे देखा कि सबसे पुराने नगर जो कि जिसकी खोज हुई वो थी रावी नदी के तट पर था हड़प्पा, और उसके बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण स्थल थे सिंध के मोहनजोदड़ो में हुए। पुरातत्ववेताओं ने इन प्राचीन नगरों को सिंधु सभ्यता का नाम दिया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसको क्यों सिंधु सभ्यता का नाम दिया? क्योंकि ये दोनों नगर इसी तरह की संस्कृति वाले थे और सिंधु घाटी में मिले थे, यानी कि ये इनकी खोज सिंधु नदी के आसपास हुई, इसलिए इनको सिंधु सभ्यता कहा गया। परंतु पिछले 40 वर्षों में पुरातत्ववेताओं ने भारत के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में अन्य स्थानों की खुदाई करके सिंधु सभ्यता के नगरों से मिलते जुलते कई नए नगर खोज निकाले हैं। इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को अब हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि
क्यों कहते हैं हड़प्पा संस्कृति? क्योंकि इन नगरों में रहने वाले लोगों का जीवन हड़प्पा वासियों से मिलता जुलता रहा है। ये नगर कहाँ थे? तो ये नगर पंजाब में रोपड़ तथा राखीगढ़ी, बलूचिस्तान में मेहरगढ़, कच्छ की खाड़ी में धौलावीरा, अहमदाबाद के पास लोथल और राजस्थान में कालीबंगा थे। इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसका विस्तार कहाँ हुआ? सिंधु घाटी के पार भी हुआ है। हड़प्पा संस्कृति को ही सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता भी कहते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति समूचे सिंध तथा बलूचिस्तान, जो कि अभी पाकिस्तान में है, और लगभग पूरे पंजाब का मतलब है पूर्वी और पश्चिमी पंजाब। अब देखिए हड़प्पा संस्कृति कहाँ कहाँ तक फैला था? तो सिंध, पूरा बलूचिस्तान और पूरे पंजाब, इसके साथ साथ हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू, उत्तरी राजस्थान, गुजरात तथा उत्तरी महाराष्ट्र में फैली हुई थी। हमने अब जैसा कि मानचित्र में देखा था कि कहाँ तक फैली हुई थी। अब इसे इसलिए सभ्यता कहते हैं। अब इसे सभ्यता क्यों कहते हैं इसको समझ लेते हैं। क्योंकि लोग अब पहले के युगों के अपेक्षा अधिक उन्नत जीवन, यानी कि अधिक विकसित जीवन, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे। नगरों का निर्माण बढ़िया योजना के अनुसार हुआ था और इनकी देखभाल का अच्छा प्रबंध था। लोग सुखी और संपन्न थे और मनोरंजन तथा चिंतन के लिए उनके पास अवकाश था, यानी खाली समय था। हड़प्पा संस्कृति के लोग लिखना जानते थे। वे अपनी भाषा को चित्र संकेतों में, अब उनकी भाषा अब कैसी थी? चित्र संकेता के रूप में थी। तो वे अपनी भाषा को चित्र संकेतों में लिखते थे। दुर्भाग्य से इन चित्र संकेतों को पढ़ने और समझने में इतिहासकारों को अभी भी सफलता नहीं मिली है। भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति का विकास उसी समय हुआ जब एशिया तथा अफ्रीका के दूसरे भागों में, मुख्यतः नील नदी पे जो क्या हुआ था, मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। दजला और फरात के बीच में मेसोपोटामिया सभ्यता की शुरुआत हुई थी और वांग हो नदी के तट पर जैन चीन की सभ्यता की शुरुआत हुई थी। तो नील, फरात, दजला और वांग हो नदियों की घाटियों में दूसरी सभ्यता फल फूल रही थी। हड़प्पा संस्कृति को लगभग 2500 ईसा पूर्व में, यानी कि आज से लगभग 4500 वर्ष पहले महत्व प्राप्त हुआ था। उस समय मिस्र में पिरामिड का निर्माण कौन करवाए थे? तो फराओ किसे कहा जाता है? तो जो पुराने मिस्र के राजा थे उनकी उपाधि थी फराओ। तो फराओ की सभ्यता थी। आज जो देश इराक के नाम से प्रसिद्ध है, वहां सुमेर सभ्यता थी। सुमेर सभ्यता थे। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के सुमेरी लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे, यानी कि व्यापार होता था इनका। उन दिनों भी भारत और संसार के अन्य भागों के बीच व्यापार चलता था। अब उनका परिवेश कैसा था, उनके आसपास का वातावरण कैसा था, इसको जानते हैं। तो परिवेश, उस समय भारत के उत्तरी और पश्चिमी भाग, जिसमें कि आजकल पाकिस्तान भी शामिल है, जंगलों से ढके हुए थे। जलवायु नम, यानी कि नमी युक्त और आर्द्र, ह्यूमिडिटी से पूरी थी। तथा सिंध और राजस्थान आजकल जैसे वहाँ पे रेगिस्तान है, वैसा रेगिस्तानी इलाका नहीं थे। इस प्रदेश के लोग जिन पशुओं से परिचित थे वे जंगली जानवर थे। कौन से जंगली जानवर? जैसे कि बाघ, हाथी और गैंडा। जंगलों से मिलने वाली लकड़ी का इस्तेमाल किसमें करते थे? ये भट्ठों में क्यों करते थे? क्योंकि ईंटें पकाने के लिए, मकान बनाने के लिए ईंटें पकाई जाती थी। लकड़ी से नौकाएं बनाई जाती थी। भूमि उपजाऊ थी। और पता क्या चलता है कि जौ और गेहूं का काफ़ी अधिक उत्पादन होता था। खेतों में हल जोते जाते थे।
इसलिए काफ़ी अधिक अनाज पैदा होता था। खेतों की सिंचाई के लिए नदियों से नहरें निकाली गई होंगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। गांवों के लोगों को जितने अनाज की आवश्यकता थी उससे अधिक अनाज पैदा किया जाता था। जो फालतू के अनाज होते थे, अतिरिक्त अनाज नगरवासियों की जरूरत के लिए शहरों में भेज दिया जाता था। नगरवासी खेती नहीं करते थे, वे मुख्यतः शिल्पकार मतलब पत्थर से मनके इत्यादि बनाते थे, या व्यापारी होते थे यानी व्यापार कार्य में करते थे, और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन विनिमय यानी कि लेन देन करके जीविका अपनी रोजी रोटी चलाते थे। वे अपने हाथों से चीज़ें बनाते थे। क्या क्या बनाते थे? जैसे कि मनके, कपड़े और गहने। इन चीज़ों का नगरों में इस्तेमाल होता था। जो ये लोग बनाते थे उनका कहाँ इस्तेमाल होता था? नगरों में। ऐसी जो कुछ चीज़ें सुदूर देशों को भी भेजी जाती थी, यानी कि सुदूर देश का मतलब है यहाँ पे सुदूर देश कोई जगह नहीं है, सुदूर मतलब है बहुत दूर दूर के देशों में भी भेजी जाती थी। दूर दूर देशों में भी ये भेजी जाती थी। कहाँ भेजी जाती थी? तो फारस की खाड़ी, मेसोपोटामिया और इराक के सुमेर राज्य को। अब जानते हैं नगर और उनके भवन, यानी कि नगरों में उनके भवन किस प्रकार के थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगर दो भागों में बटे हुए थे। ध्यान रखिएगा, दो भागों में बटे हुए थे। एक उच्च चबूतरे पर बसा हुआ ऊपरी भाग था जिसे गढ़ या दुर्ग माना गया है। इस भाग में सार्वजनिक भवन, धान्य कोठार यानी कि अन्नागार, धान्य कोठार यानी क्या? अन्नागार भी इसको कहते हैं, कार्यशालाएं और धार्मिक इमारतें थी। नगर का दूसरा भाग जो काफी बड़ा था और निचले हिस्से में था, यहाँ लोग रहते थे और अपना अपना धंधा करते थे। यदि नगर पर हमला होता था या बाढ़ का खतरा बढ़ जाता था तो लोग गढ़ यानी कि दुर्ग में जाकर शरण लेते थे। हड़प्पा के दुर्ग में धान्यागारों मतलब अन्नागारों की इमारतें बड़ी सावधानी से आयताकार रूप में बनाई गई थी। आयताकार मतलब ऐसे कुछ इस तरीके से बनाई जाती थी, आयताकार बनाई जाती थी और नदी के नज़दीक थी। नदी के नज़दीक होने का कारण क्या था कि वस्तुएं नदी के रास्ते नावों से लाई जाती थी और धान्यागारों में संचित रखी जाती थी, यानी कि अन्नागार में, भंडार में ये सेब रखी जाती थी, सुरक्षित रखी जाती थी। वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका था क्या? जलमार्ग। सस्ता और बेहतर होने के लिए इसके अलावा इसमें मेहनत भी कम लगती थी। नगरवासियों का जीवन ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले धान्य यानी कि अनाजों पर ही निर्भर था। नज़दीक ही वे भट्टियां थी जहां धातु कर्मकार किसे कहते हैं? जो धातु को गला कर गर्म करके उससे विभिन्न तरह के औजार या बर्तन बनाते थे। धातु कर्मकार मुख्यतः तांबे, कांसे आदि धातुओं से अनेक किस्म की चीजें तैयार करते थे। कुम्हार भी इसी हिस्से में काम करते थे। सभी मजदूर इस क्षेत्र के समीप यानी कि उसके पास बने हुए छोटे छोटे कमरों में रहते थे। परकोटे से घिरे हुए, परकोटा कहते हैं जो चारों तरफ जो चार दीवारी लगाते हैं उसको परकोटा कहा जाता है। तो परकोटे से घिरे हुए मोहनजोदड़ो के दुर्ग में भी ऐसी और अनेक प्रकार की इमारतें थी। अब और इसके दोनों ओर ईंटें लगी होती थी ताकि इसे साफ रखा जा सके। कुछ नालियां पत्थर की पट्टियों से ढकी रहती थी। मकान में एक आंगन होता था जिसमें रोटी पकाने के लिए चूल्हा होता था। यहीं पर गृहिणी मतलब जो घर में की महिलाएं होती थी वो सिलबट्टे से मसाला पीसने के लिए बैठती थी। शायद बकरा, बकरी और कुत्ते जैसे घरेलू जानवर भी आंगन में ही रखे जाते थे। कुछ घरों में कुएं भी होते थे
इससे पता चलता है कि घर के भीतर पानी सदैव उपलब्ध रहता था। अब आगे देखिए इसका, नगर के प्रत्येक निवासी के लिए, अब नगर है तो भाई हर एक आदमी के लिए ऐसे आरामदेह मकान तो नहीं थे। ये मकान संभवतः व्यापारी और धनी लोगों के थे। हम यह भी जानते हैं कि नगरवासियों में मजदूर भी थे। वे छोटे कमरों में रहते थे, शायद गरीब थे। इन नगरों की खुदाई में मिले मकानों को देखने से पता चलता है कि वहां कम से कम 3 अस्पष्ट सामाजिक वर्गों का अस्तित्व था। यानी कि जो समाज थे वो मुख्य रूप से 3 वर्गों में बटा हुआ था। एक वर्ग उन लोगों का था जो शासन करते थे, यानी शासक वर्ग था, और ये दुर्ग के भीतर रहते थे, शासक वर्ग रहते थे था, और दूसरा धनी व्यापारी का वर्ग था। तो एक वर्ग हो गया शासक वर्ग, दूसरा था धनी व्यापारी और लोगों का था जो कि जो निचले शहर में रहते थे, और तीसरा वर्ग गरीब मजदूरों का था। नगरवासियों के इन वर्गों के अलावा आसपास के क्षेत्रों में किसान भी थे जो शहरों के लिए अन्न पैदा करते थे। देहाती इलाके यानी ग्रामीण इलाकों में रहने और घूमने फिरने वाले पशुचारी यानी पशु चराने वाले लोगों की गतिविधि के बारे में भी जानकारी मिलती है। सिलसिलेवार यानी क्रम से वार्षिक स्थानांतरण, स्थान मतलब सालाना स्तर पे एक जगह से दूसरे जगह जाने के स्थानांतरण करते हुए जब वे अपने पशुओं को विभिन्न चारागाहों में ले जाते तो अपने साथ व्यापार की छोटी छोटी चीजें भी ले जाते थे। इस प्रकार वे विभिन्न जन समुदायों के बीच संबंध स्थापित करते थे। अब यहाँ पे जानते हैं जन जीवन उस समय का कैसा था। तो जन जीवन भोजन, लोग जौ और गेहूं को चक्कियों में पीसकर उनके आटे की रोटी पकाते थे। उन्हें फल भी पसंद थे, विशेष रूप से अनार और केले। फल में उन्हें विशेष रूप से क्या पसंद थे? अनार और केले। वे मांस और मछली भी खाते थे। यानी कहने का मतलब है कि वो जौ और गेहूं की रोटी, आटे की रोटी पकाते थे, फल में अनार और केले का इस्तेमाल करते थे और मांस मछली के भी शौकीन थे। उसके बाद वस्त्र की अगर बात करें तो वे सूत से कपड़ा बुनना जानते थे। सूत से कपड़ा बुनना जानते थे। मिट्टी के जो तकवे मतलब जिस तकली भी इसको कहते हैं जिससे कि सूते काटी जाती है, इसमें कुछ इस तरीके से होता है, नीचे ऐसे गोल सा होता है और इसमें ऐसे डंडी लगी होती है। तकवे मिले हैं, उनसे पता चलता है कि बहुत सी स्त्रियां घर पर सूत काट लेती थी। स्त्रियां छोटा घाघरा पहनती थी जो कमर बंद से कसा रहता था। पुरुष कपड़े की लंबी चद्दर शरीर पर ओढ़ लेते थे। कपड़े सूती होते थे, यद्यपि हालांकि ऊन भी इस्तेमाल होता था। स्त्रियों को अपने केस तरह तरह से संवारने का शौक था। वे केसों को भांति भांति से यानी कि अलग अलग तरीके से गुत्ती और कंघों से सजाती थी। स्त्री और पुरुष दोनों को क्या आभूषण पहनने का शौक था। पुरुष ताबीज बांधते थे और स्त्रियां कंगन और हार पहनती थी। यह आभूषण क्वार्ट्ज विशेष तरह का ये पत्थर है और सीप की गुड़िया के बने होते थे, परंतु अमीरों के लिए सोने और चांदी के बनाए जाते थे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि क्वार्ट्ज और सीप ये मुख्यतः सामान्य लोग इसको पहनते थे, इसका आभूषण पहनते थे, और अमीर लोग सोने और चांदी के आभूषण पहनते थे। मनोरंजन और खिलौने, कुछ ऐसी चीजें मिली है जिनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों के मनोरंजन के साधन क्या थे। बच्चों के लिए खिलौने थे। आजकल के इक्को से मिलती जुलती मिट्टी की छोटी गाड़ियां जो शायद बड़ी बैलगाड़ियों की नकल थी। पशुओं की शक्ल के खिलौने जिनके अंगों को कठपुतलियों की तरह डोर से खींचा जा सकता था। चिड़ियों के आकार की सीटियां
और तरह तरह के झुनझुने। बच्चे गोलियां खेलते थे, लड़कियों के लिए गुड़ियाएं थी, बड़े आदमियों को जुआ खेलने और खिलाड़ियों के साथ खेलने का शौक था। अब इसके बाद की अगर बात करें तो अब हम जानते हैं कि उनका व्यवसाय और धंधा कैसा था, यानी कि उनका प्रोफेशन क्या था। अनेक लोग रुई और ऊन की कताई बुनाई के व्यवसाय में लगे हुए थे। हड़प्पा, यानी कहने का मतलब है कि वहाँ पे रुई और ऊन की कताई बुनाई यानी कि बुनकर काम भी था। और हड़प्पा संस्कृति के लोग कपड़ों का उपयोग करते थे। उन्हें फारस की खाड़ी के तटवर्ती शहर यानी कि जो तट से लगे हुए शहर थे और सुमेर भी भेजते थे, यानी कि फारस की खाड़ी के तटवर्ती शहरों में और सुमेर में ये क्या करते थे, वस्त्र भेजते थे। कुम्हार शायद सबसे ज़्यादा व्यस्त रहते थे। वे मिट्टी के बढ़िया बर्तन बनाते थे। अधिकतर बर्तन गेरुए रंग के होते थे और उन पर काले रंग में रूपांकन यानी कि अलग अलग तरह के चित्र बनाए जाते थे। रूप को अंकन यानी कि विभिन्न प्रकार के चित्रें बनाई जाती थी, जैसे रेखाएं, बिंदु, ज्यामितीय आकृतियां यानी त्रिभुज, चतुर्भुज इत्यादि, पेड़ पत्तों तथा पशुओं की आकृतियां। मणिकाओं या मानकों तथा ताबीजों का निर्माण भी लोकप्रिय था। ये बड़ी संख्या में मिले हैं। मणिकाएं मिट्टी, क्वार्ट्ज, पत्थर, पकी हुई लुगदी, शंख तथा हाथी दांत की बनाई जाती थी। धातु कर्मकार तांबे और कांसे के औजार तथा हथियार बनाते थे, जैसे भाले, चाकू, तीर, फाल, फाल, कुल्हाड़ी, मछली फांसने के कांटे और उस तरह ये सब बनाया जाता था। धातु की पतली चद्दर के भी बर्तन बनाए जाते थे, जो मिट्टी के बर्तन से मिलते जुलते होते थे, परंतु ये बड़े कीमती रहे होंगे, इसलिए केवल धनी लोग ही इसका इस्तेमाल करते होंगे। मोहनजोदड़ो से बड़ी संख्या में जो चीज़ें मिली हैं उसमें क्या है, स्टेराइट या पत्थर की बनी चपटी आयताकार मुहरें उल्लेखनीय हैं। मुहर के एक तरफ सांड और एक सिंग वाला पशु या एक हाथी या वृक्ष या किसी दृश्य की आकृति है। आकृति के ऊपर चित्र संकेतों की पंक्ति है। हड़प्पा संस्कृति के लोग इन चित्र संकेतों का लिपि के रूप में इस्तेमाल करते थे। व्यापारी लोग इन मुहरों का उपयोग शायद माल की गठरियों पर ठप्पा लगाने के लिए करते थे। अब आगे देखिए क्या है, इनका व्यापार कैसा था ये भी जानते हैं। तो व्यापार उस समय सुमेर और फारस की खाड़ी के तटवर्ती नगरों के लोगों के साथ हड़प्पा संस्कृति के लोगों के व्यापारिक संबंध थे। वे एक जगह से दूसरी जगह बराबर माल भेजा करते थे। मोहनजोदड़ो में बनी मुहरें अन्य छोटी चीजें इराक के स्थलों से मिली है। लोथल से जहां खुदाई में एक डॉक या नौका गोदी मिली है, माल नौकाओं पर लाद कर भेजा जाता था और बाहर से आने वाले माल यहाँ तथा अन्य स्थानों पर उतारा जाता था। बाटों और मापों का व्यापारी के जीवन में निश्चय ही महत्वपूर्ण स्थान था। सिंधु सभ्यता के स्थलों से विभिन्न आकार के बाट मिले हैं। इनके तौल एकदम सही हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के उत्तरी अफगानिस्तान के साथ भी व्यापारिक संबंध थे। अफगानिस्तान से खूबसूरत नीले लाजवर्द पत्थर का आयात किया जाता था, यानी कि वहां से मंगाया जाता था। अब धर्म की बात करते हैं कि मिस्र और सुमेर से प्राचीन पुस्तकें मिली हैं, परंतु हड़प्पा संस्कृति के लोगों के ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिला है, अभिलेख नहीं मिला है, जिनसे उनके शासन, समाज और धर्म के बारे में जानकारी मिल सके। उनके धर्म के बारे में हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। देवियों की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, वे लोग शायद इनकी पूजा करते थे। पत्थर की छोटी मुहर पर उत्कीर्ण यानी कि उकेरा गया एक आसीन पुरुष की प्रतिमा मिली है,
जिसे देवता माना गया है। वे कुछ वृक्षों को शायद पवित्र मानते थे, जैसे पीपल, जो कि पीपल अक्सर मोहरों पर दिखाई देते हैं। हड़प्पा से दिखाई देता है। हड़प्पा संस्कृति के कुछ लोग अपने मृतकों को, यानी कि मरने वालों को जमीन में गाड़ते थे। कुछ लोग उन्हें समाधान समाधान कहा जाता है, जो सब का आधान, यानी कि लाशों के लिए एक पेटी सी होती होगी और उसमें रखकर गाड़ते थे। उनका यह विश्वास रहा होगा कि मृत्यु के बाद भी कहीं जीवन है, क्योंकि उनकी कब्रों में मिट्टी के घरेलू बर्तन, गहने और शीशे मिले हैं, जो मृतक की संपत्ति रहे होंगे और जिन्हें यह सोचकर रखा गया होगा कि मृतक को बाद में भी उनकी जरूरत पड़ सकती है। अब हम जानते हैं हड़प्पा संस्कृति के लोगों का पतन। हड़प्पा संस्कृति लगभग 1000 वर्ष तक जीवित रही। 1500 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा संस्कृति का पतन हो चुका था। अब यह कैसे हुआ, इसके लिए विविध कारणों का अनुमान किया गया है। अनुमान है, निश्चित अभी तक किसी को नहीं पता है। अनुमान है कि संभव है कि नदियों के मार्गों में परिवर्तन हुआ हो, यानी कि नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया हो, या नगरों और गांवों में रहने वाले लोगों के बीच संघर्ष हुआ हो। चूंकि नगरों को धन व्यापार से प्राप्त होता था, अतः यह संभव है कि व्यापार का पतन हो गया हो और उसके साथ ही क्या हुआ होगा, तो नगरों का भी पतन हो गया हो। संभव है कि निरंतर आने वाली बाढ़ों के कारण ये नगर नष्ट हो गए हों, और अथवा किसी महामारी जैसे कि कोविड है, या फिर और भी ऐसे हैजा वगैरह, या किसी ऐसी महामारी रोग में लोगों का सफाया कर दिया हो। जलवायु भी बदलने लगी हो और यह प्रदेश अधिक से अधिक शुष्क और रेगिस्तान की तरह होने लगा हो। यह भी संभव है कि इन नगरों पर हमला हुआ हो और नगरवासी अपनी रक्षा करने में असमर्थ रहे हो, और इसलिए वो उनका क्या हो गया, खात्मा हो गया। यद्यपि हालांकि हड़प्पा संस्कृति की कुछ विशेषताएं कायम रही, परंतु बाद में आए लोग नगर जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते थे। 1000 साल का लंबा समय गुजर जाने के बाद ही भारत में पुनः फिर से नगरों का उत्थान हुआ। तो इस प्रकार से हमने जाना नगर जीवन का आरंभ, और अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे वैदिक का जीवन, यानी कि वैदिक युग का जीवन। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।